हेलो बच्चों, कैसे हो? आई होप आप सभी मस्त होंगे, स्वस्थ होंगे और जबरदस्त होंगे। आज मैं आपका आयुष सर आप सभी को फिर से एक बार इस नीट विजन के बेहतरीन डिजिटल प्लेटफॉर्म पर स्वागत करता हूं। आज मैं आप सभी के सामने वही सम बेसिक कंसेप्ट ऑफ केमिस्ट्री का लेक्चर नंबर 8 लेकर के आया हूं। अब इस लेक्चर नंबर 8 में अपन क्या पढ़ने वाले हैं? इस लेक्चर नंबर 8 में अपन कुछ मैथमेटिकल टूल्स के बारे में पढ़ने वाले हैं। आप देख रहे हो कि आर्यन सर भी आपको मैथमेटिकल टूल्स के बारे में जानकारी दे रहे हैं जो फिजिक्स में जरूरत पड़ेगा, और मैं भी आपको कुछ मैथमेटिकल टूल्स सिखाऊंगा। मैथमेटिकल टूल्स आप नहीं बोल सकते हैं कि अपन उसमें एडिशन या सब्ट्रैक्शन या इंटीग्रेशन या डिफरेंशिएशन देखने वाले हैं, वो तो आप फिजिक्स में सीख ही रहे हो। अपन कुछ कैलकुलेशन से रिलेटेड बातें करेंगे क्योंकि केमिस्ट्री में ज्यादातर कैलकुलेशंस बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती है, खासकर फिजिकल केमिस्ट्री में। तो आज अपन जो सम बेसिक कंसेप्ट ऑफ केमिस्ट्री के बारे में पढ़ने वाले हैं, सम बेसिक कंसेप्ट ऑफ केमिस्ट्री में जो पार्ट पढ़ने वाले हैं वो है मैथमेटिकल कैलकुलेशन से रिलेटेड, कि किस किस प्रकार के मैथमेटिकल कैलकुलेशन की जरूरत पड़ सकती है। अब जो कि अभी तक हमने मोल्स के बारे में पढ़ा, स्टोइकियोमेट्री के बारे में पढ़ा, और मोल से रिलेटेड कैलकुलेशंस भी हमने देखा। और उन सारे कैलकुलेशंस में आप एक चीज देख रहे हैं कि 10 टू द पावर समथिंग 10 टू द पावर समथिंग पॉइंट में आंसर खूब सारे आ रहे हैं। अब सवाल है कि अपन किस तरीका से दर्शाए। फॉर एग्जाम्पल, एक एग्जाम्पल है जो आप सभी को इससे परिचित है। ये एग्जाम्पल है 6.022 इंटू 10 टू द पावर 23। एक्चुअली में जो एवोगैड्रो नंबर निकला था वो इतना बड़ा निकला था। अब आप एक बात बताइए, जब आप मोल से रिलेटेड कैलकुलेशन कर रहे हैं, मोल से रिलेटेड सवाल बना रहे हैं, तो उन मोल से रिलेटेड सवाल के दौरान आप बार बार क्या इतना बड़ा नंबर लिख पाएंगे? और अगर लिख भी ले तो क्या होगा? आपका समय बर्बाद होगा, और साथ ही साथ देयर इज अ चांस कि आप एक दो जीरो गलती कर दे, या तो ज्यादा लिख दे या तो कम लिख दे। तो साइंटिफिक नोटेशन सीखने का मेन मकसद क्या है? कि इन छोटी छोटी गलतियों से अपन बच के निकले, जब अपन एक्सपेरिमेंट कर रहे हैं, उन एक्सपेरिमेंट्स में कैलकुलेशन के दौरान, या फिर जब अपन सवाल लगा रहे हैं उन मोल से रिलेटेड, उन स्टोइकियोमेट्री से रिलेटेड, तो उन गलतियों से बचे। इसका मेन रीजन यही है इस साइंटिफिक नोटेशन को सिखाने का। अब बोलोगे सर कैसे हम साइंटिफिकली इसको डिनोट करेंगे, ये बताइए। तो आप देख रहे हैं ये क्या है? ये एक एवोगैड्रो नंबर है, और इस नंबर को बार बार लिखना, हेलो सॉरी, इस नंबर को बार बार लिखना पॉसिबल नहीं है। तो अपन क्या करते हैं? इसको साइंटिफिकली डिनोट करते। कैसे करते हैं? इस तरीके से लिख करके। जब अपन किसी बहुत बड़े नंबर को अपन सिंगल डेसिमल में, मतलब सिंगल डिजिट के बाद डेसिमल लिख दे, और भले उसके बगल में अपन 10 टू द पावर 23, 10 टू द पावर 16, 10 टू द पावर 34, 10 टू द पावर -48, 10 टू द पावर 100, कुछ भी लगाना है लगा लो। लेकिन हमेशा जब अपन इसको एक्सपोनेंशियल फॉर्म में रिप्रेजेंट करेंगे तो इसको, इस डिनोशन को, इस नोटेशन को अपन क्या कहते हैं बेटा? साइंटिफिक नोटेशन कहते हैं। तो बेसिकली इस साइंटिफिक नोटेशन में अपन क्या करते हैं? इसको एक्सपेरिमेंटल फॉर्म, अर्थात एक्सपेरिमेंटल फॉर्म किसको बताना चाह रहा है? इस एक्सपोनेंशियल फॉर्म को बताना चाह रहा है, एक्सपोनेंशियल फॉर्म को। दोनों का मतलब एक नहीं है, ये मत समझना। एक्सपोनेंशियल फॉर्म को एक्सपेरिमेंटल फॉर्म भी कहते हैं, लेकिन एक्सपेरिमेंटल फॉर्म में जो दर्शाने का तरीका है वो किस में है? वो एक्सपोनेंशियल फॉर्म में ही है, और इसी को अपन साइंटिफिक नोटेशन भी कहते हैं। तो सिंगल डिजिट में ले जाना। अब कैसे ले जाओगे? अब इतना सारा जीरो है तो आप गिन लो कितना डिजिट है। एक सिंगल डिजिट को छोड़ करके मान लो ये आपका वो सिंगल डिजिट है जिसके बाद आपको डेसिमल बैठाना है। अब आप बोलेगे सर हम इस जीरो के बाद नहीं बैठा पाते। बेटा बैठा लो, कोई दिक्कत की बात नहीं है, गलती नहीं है, लेकिन हम उसको साइंटिफिक नोटेशन में काउंट नहीं करेंगे, क्योंकि साइंटिफिक नोटेशन में बेसिकली अपन फर्स्ट डिजिट के बाद ही डेसिमल बैठाने का रूल सेट किया गया है। और रूल्स तो रूल्स है, रूल्स तो आपको फॉलो करने होंगे। अब बोलोगे सर क्यों याद करने का जरूरत है? अब जैसे एक रूल बना है कि आपको लेफ्ट साइड में चलना चाहिए। जब आप रोड पे चल रहे हो तो आपको लेफ्ट साइड में चलना चाहिए। बोलोगे नहीं सर हम नहीं मानेंगे, लेफ्ट साइड में नहीं चलेंगे, हम तो राइट साइड में चलेंगे। फिर क्या होगा? शायद दोबारा आप चलने लायक बचोगे ही नहीं। तो यहां पर भी वही है, आपने एक बार तो कैलकुलेशन कर दिया, एक बार साइंटिफिक नोटेशन में बदल दिया, कैलकुलेशन भी कर लिया, चीजों को निकाल भी लिया,
बिना बदले आप चीजों को निकाल दिए। एक बार तो निकाल दिए, गलती नहीं हुई, दोबारा निकालेंगे, चांस है गलती हो जाने की। और अगर आप 100 बार निकाल रहे हो ना, तो देयर इज अ चांस, आप बहुत ज्यादा एक्यूरेसी के साथ कर रहे होगे तो भी देयर इज अ चांस कि आप 70% बार, 70% टाइम या 70% बार आप क्या करोगे, गलतियां करोगे। तो उस गलती से बचने के लिए ये साइंटिफिक नोटेशन को दिया गया। इज इट क्लियर? तो इसमें बेसिक फंडा क्या है कि आपको फर्स्ट डिजिट के बाद क्या बैठाना है, डेसिमल बैठाना है। कैसे बैठाओगे? तो फर्स्ट डिजिट के बाद देख लो कितने नंबर्स हैं। तो अगर तुम देखोगे, काउंट करोगे तो देयर विल बी 23 नंबर्स। तो अगर हम इसको लिखे तो कैसा लिख सकते हैं, 6.0220000 ऐसे करके पूरा लिख सकते हैं, डॉट 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 23 तक। अब देखो लिखने में आस्कत आ रहा, भाई तुम भी लिख करके देखना, तुम्हें भी आस्कत आएगा। तो इतना बार बार नहीं लिखा जाएगा, तो आप इसको क्या करोगे, डायरेक्ट यहां एक डेसिमल बैठाओगे, और डेसिमल के बाद बहुत सारा नंबर लिखने की कोई जरूरत नहीं होती है। 3, 4, 5 तक लिख करके लोग छोड़ देते हैं। तो वो इसको क्या बता रहा है, 10 टू द पावर 23, इतने सारे डिजिट को लिखने की जरूरत नहीं है। और अगर आप जितने डिजिट के बाद यहां पर डेसिमल बैठा रहे हो, वो यहां पर 10 के ऊपर में पावर में चढ़ जाएगा। जैसे यहां पर 23 डिजिट्स है, जिसके बाद आप क्या कर रहे हो, डेसिमल बैठा रहे हो, तो ये 10 टू द पावर 23 हो जाएगा। अब आपके मन में एक सवाल आएगा, क्या हमेशा ये प्लस में ही होगा, क्या माइनस नहीं हो सकता क्या? तो याद रखना, जब भी आप इस तरफ मूव कर रहे होगे, मतलब डिजिट बहुत सारे हैं और आप इस तरफ मूव कर रहे हो और आपको डेसिमल लिखना है, जब आप किस तरफ मूव कर रहे हो, इस तरफ मतलब लेफ्ट साइड मूव कर रहे हो, तो हमेशा जो पावर बैठेगा वो कैसा बैठेगा, पॉजिटिव बैठेगा। और अगर ये चीज ऐसा होता, मान लीजिए, और भी एग्जांपल्स अपन देखेंगे, ठीक है, जैसे ऐसा होता एग्जांपल कि 0.00016 है या इससे भी ज्यादा जीरो लिखे हुए होते और आपको बोला था इसको साइंटिफिक नोटेशन में बदलो, तो आप लेफ्ट साइड नहीं मूव कर रहे हो, किस साइड मूव कर रहे हो, राइट साइड। और जैसे ही राइट साइड मूव करोगे तो यहां प्लस के जगह पे क्या आ जाएगा, माइनस। और यहां 4 कैसे आया, आप देखो ये पॉइंट को कितना शिफ्ट किए, 1 2 3 4 के बाद पॉइंट शिफ्ट कर रहे हो, तो यहां पर 4 नंबर आ जाएगा। लेकिन आगे सवाल आता है कि यहां प्लस आएगा कि माइनस आएगा, माइनस आएगा। यहां पर क्या आएगा, प्लस आएगा। कारण आप किस तरफ मूव कर रहे हो, लेफ्ट साइड के तरफ मूव कर रहे हो। हाँ, इसके पीछे भी कारण बताएंगे, टेंशन की कोई बात नहीं है, ये मेरा आपसे वादा है कि मैं रीजन के साथ बात करूंगा, है ना। तो इसके पीछे भी कारण बताएंगे, लेकिन एक पॉइंट है, इसको आप ध्यान में रखें। अब फॉर एग्जांपल 232.508 है, इसको बदलना है तो आपको किस तरफ मूव करना है, लेफ्ट साइड। तो एक बात तो क्लियर है कि 10 के ऊपर में साइन कैसा बैठेगा, प्लस में। और जब भी प्लस में आप साइन बैठाते हो तो बैठाओ चाहे मत बैठाओ, बात बराबर है। तो यहां पर प्लस में बैठाने की इच्छा हो तो बैठा सकते हो, नहीं है, मन नहीं है, मान लो नहीं लिखने का मन कर रहा है, इंक आपका खर्च ज्यादा हो जा रहा है, तो मत बैठाइए, कोई दिक्कत की बात नहीं है। अब बोलोगे सर क्या बैठाएंगे, 1 बैठाएंगे, 2 बैठाएंगे, 3 बैठाएंगे, 4 बैठाएंगे, कितना बैठाएंगे? तो अब यहां पर देखो कितना बैठाओगे, 2 डिजिट के बाद आप पॉइंट को लिखोगे, और जैसे ही 2 डिजिट के बाद आप पॉइंट को लिखोगे तो यहां पर कितना बैठ जाएगा, 2, जो कि लेफ्ट साइड आप मूव किए, या तो प्लस बैठाइए या तो मत बैठाइए। अब बोलोगे सर आप इसको प्रूव भी तो करिए, कैसे पॉजिटिव बैठा रहे हो, कैसे नेगेटिव बैठा रहे हो? अच्छा 10 टू द पावर 2 का क्या मतलब है, 100। 10 टू द पावर 3 का क्या मतलब है, 1000। मतलब एक 10, इसका मतलब क्या, 10 टू द पावर 2। अगर हम बोले 10 टू द पावर 3 मतलब 1 लिखे और 3 जीरो बैठाइए। अगर हम 10 टू द पावर -3 लिख रहे हैं, इसका क्या मतलब है, 1/1 के बाद 3 जीरो, यही तो मतलब है। 10 टू द पावर -2 का क्या मतलब निकल के आ रहा है, 1/100। बोलो कोई दिक्कत की बात है, नहीं, आई होप नहीं होगा, बड़ा ही आसान सी चीज है, बचपन से मैथ्स में ये चीजों को देखते हुए आ रहे हो। अब बोलोगे सर ऐसा क्यों हुआ, लेफ्ट साइड में प्लस साइन क्यों आ रहा है? तो आप एक बात बताओ, आपको यहां पर पॉइंट बैठाना है तो क्या करना पड़ेगा, अगर आपको यहां पर पॉइंट लाना है तो इसको डिवाइडेड बाई 100 करना पड़ेगा। क्यों, अनलेस एंड अनटिल 232 को 0.508 को जब तक आप 100 से डिवाइड ना दे तब तक ये पॉइंट इधर शिफ्ट नहीं होगा, क्योंकि नीचे जितना भी जीरो होता है ऊपर वाले डिजिट में उतने के बाद पॉइंट बैठ जाता है। कैसे बैठेगा, 100 है, 100 हटाओगे तो पॉइंट इधर बैठाओगे। और इसी 232.5
508 में से इस पॉइंट को हटाओगे, मान लो पॉइंट लगाना है तो आप नीचे में 100 बैठाते हो, और पॉइंट हटाना है तो भी आप नीचे में 100 बैठाओगे, लेकिन अगर इस 100 को हटाना है तो आप पॉइंट बैठाओगे। कैसे बैठाओगे? 2.32508। लेकिन अगर डेसिमल को हटाना है तो आप नीचे में क्या करोगे? 1 लिख करके कितना जीरो बैठाओगे? जितना डिजिट के बाद डेसिमल है। जैसे यहां पर 508 अर्थात 3 डिजिट के बाद डेसिमल है, तो आप क्या करोगे? आप 3 डिजिट के बाद डेसिमल होने के कारण नीचे बाई का साइन लगाओगे और 1 लिख के 3 जीरो लगाओगे। ये फंडा क्लियर हो गया ना? पॉइंट हटाते कैसे और पॉइंट लगाते कैसे हैं। अब सुनना, अब हमको इस पॉइंट को यहां पर शिफ्ट करना है तो क्या करोगे? 2.328 बनाना, 2508 बनाना है तो 232.508 को हमको यहां पर पॉइंट शिफ्ट करना है तो आपको क्या करना पड़ेगा? डिवाइड 100 से देना पड़ेगा। और आपको पता है जितना से आप किसी नंबर को डिवाइड दोगे, अगर नंबर को सेम रखना है तो उतना ही नंबर से मल्टीप्लाई भी करना पड़ेगा। अब सुनना, अब हमको इस 100 को हटाना है, हमको इस 100 को नीचे वाले को हटाना है, तो आप क्या करोगे? डेसिमल को और इधर की तरफ भेजोगे, लेफ्ट की तरफ भेजोगे। तो डेसिमल को कितना लेफ्ट की तरफ भेजोगे? यहां 2 जीरो है तो 2 जीरो मतलब 2 डिजिट के बाद आप पॉइंट को शिफ्ट कर दोगे। तो ये पॉइंट किसमें शिफ्ट हो गया? 2.32508। और इस 100 को क्या लिख सकते हैं? अभी बताया ना, 10 to the power 2, क्योंकि 1 के बाद कितना जीरो है? 2, तो क्या लिख देंगे? 10 to the power 2। अब यहीं पर अगर अपन यहां पर बात करें तो अब हमको क्या करना था? राइट साइड में शिफ्ट करना है, मतलब ऑलरेडी यहां पर पॉइंट किधर की ओर शिफ्ट है? इधर। और हमको 1 के बाद बैठाना है। तो मान लो पहले हम इसको हटा दिए, यहां पर जगह तो नहीं बच रहा, लेकिन हम इसको सोच रहे रब कर दे बेटा, है ना, ताकि जगह बन जाए थोड़ा सा, है ना। अब मान लीजिए आपको यहां पर 1 पॉइंट बैठाना है, तो कैसे बैठाओगे? पहले पॉइंट को हटाओ, उसके बाद सोचना। 10016। अब हमको इस पॉइंट को पहले हटाएंगे फिर सोचेंगे। तो पॉइंट को हटाएंगे तो क्या आ जाएगा नीचे में? 1। और कितना डिजिट के बाद पॉइंट था? 1 2 3 4 5। 1 2 3 4 5। अब आपको कितना डिजिट के बाद बैठाना है? तो इस 1 के बाद बैठाना है। तो आप इन जीरो को भूल जाइए। आपको पता ना, कोई भी नंबर जिस डेसिमल के आगे, सॉरी, कोई भी नंबर जो के आगे अगर जीरो लगा हुआ हो और उसके आगे कोई डेसिमल ना हो तो वो यूजलेस है, तो उसको हटा सकते हो। अब हमको यहां पर बैठाना सिर्फ 1 डिजिट के बाद। आपको क्या करना है? सिर्फ 1 डिजिट के बाद पॉइंट बैठाना है। तो आप क्या करेंगे? 1 2 3, सिर्फ 1 डिजिट के बाद पॉइंट बैठाना। तो मात्र 1 डिजिट के बाद पॉइंट बैठाना है। यहां पर आपको 3 4 के बाद नहीं जाना है, सिर्फ 1 डिजिट के बाद बैठाना है। तो आपको सिर्फ नीचे में एक ही जीरो की जरूरत है, बाकी और किसी जरूरत नहीं है। मतलब कितना की जरूरत नहीं है? 10 to the power 4 की जरूरत नहीं है। तो आप लिख सकते हो 1.61234। और इसको आप जानते हो 1.6 डिवाइडेड बाई 10 to the power 4 लिख सकते हो। और 1.6 इंटू, जब इसको ऊपर लेकर के जाते हो, एक्सपोनेंशियल में पढ़े होगे 8 9 10 में बेटा, जब भी किसी चीज के ऊपर में पावर होता है और नीचे से ऊपर लेकर के जाते हो तो किस में कन्वर्ट हो जाता है? 10 to the power -4 में। तो इस तरीका से 10 to the power -4 आया। बाकी ट्रिक क्या है? अगर आप लेफ्ट के तरफ मूव करोगे तो 10 के पावर में प्लस में पावर बढ़ते जाएगा जितना डिजिट आप आगे बढ़ रहे हो। और अगर राइट के तरफ मूव करोगे तो 10 के पावर में नंबर्स बढ़ते जाता है, लेकिन माइनस साइन के साथ। ये एक शॉर्ट ट्रिक हो गया। आगे बढ़ते हैं। अब सवाल है कि इन साइंटिफिक नोटेशन के साथ आप सवालों को कैसे सॉल्व करोगे। ठीक है, तो सवालों को सॉल्व कैसे किया जाए? तो सबसे पहले आप बेसिकली जनरली जो अपन मैथमेटिकल टूल्स अपन देखते हैं 1 से लेके 10 तक में जो बहुत ज्यादा यूज होती है वो होती है प्लस, माइनस, इनटू, डिवाइड। ये सारे क्या है? मैथमेटिकल ऑपरेशंस है। ऑपरेशंस मतलब आप इसको ऑपरेटर की तरह मान सकते हो। ऑपरेटर क्या होता है? जिसका आप यूज करके कुछ काम करो। तो ये मैथमेटिकल कैलकुलेशन करने में यूज आता है, इसीलिए इसको मैथमेटिकल ऑपरेटर्स भी कहते हैं। ठीक है, तो ये प्लस, माइनस, इनटू, डिवाइड, यही बेसिकली हमारे काम में आता है।
और केमिस्ट्री में यही सबसे ज्यादा काम में आने वाला है। तो बोला कि अगर अब आप साइंटिफिक नोटेशन में तो बदलोगे ही, केमिस्ट्री में जितने भी एक्सपेरिमेंट्स होंगे, जितने भी क्वेश्चंस बनाओगे ताकि आपको बनाना आसान हो जाए, तो उन साइंटिफिक नोटेशन वाले नंबर्स को कैसे ऐड करोगे, कैसे सब्ट्रैक्ट करोगे, कैसे डिवाइड दोगे, कैसे मल्टीप्लाई करोगे, आओ देखें। तो आप देख रहे हो कि ऑलरेडी साइंटिफिक नोटेशन में कन्वर्टेड है, तो आप इसको मल्टीप्लाई और डिवाइड कैसे देते हो? तो मल्टीप्लाई और डिवाइड देने में इसमें कोई दिक्कत की बात नहीं है। आपको क्या करना है, 10 टू दी पावर वाले को एक साइड लेना है और सिंपली आप इसको मल्टीप्लाई कर दीजिए। जैसे यहां पर आप क्या करोगे, 5.6 इंटू 6.9 नंबर्स को एक साइड ले लो और सारे इसको क्या लिख सकते हो, 10 टू दी पावर 5 इंटू 10 टू दी पावर 8, और इसको क्या लिख सकते हो, 5.6 इंटू 6.9 इंटू, अब ये तुम जान रहे हो एक्सपोनेंशियल फॉर्म को कैसे करते हैं, 2-4 रूल तुम देखे होंगे, मैं अभी फिजिक्स में मैथमेटिकल टूल्स में सर पढ़ा रहे होंगे आपको कि a टू द पावर m है इंटू a टू द पावर n, इसको बोलते हैं बेस और इसको बोलते हैं पावर। तो अगर बेस सेम हो तो पावर ऐड हो जाते हैं, और वहीं अगर डिवाइड हो रहा हो a टू द पावर m बाई a टू द पावर n, अगर बेस सेम है तो ये सब्ट्रैक्ट हो जाएंगे m माइनस n। आई होप यू आर गेटिंग इट। अच्छा एक बात बताओ, 5.6 इंटू 6.9, यहां पर क्या है, बेस सेम है 10, 5 प्लस 8 कितना हो जाएगा 13, और जब आप इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आएगा, मल्टीप्लाई करने पर 38.64 इंटू 10 टू द पावर 13 आएगा। आई होप यू गॉट इट। अब यहां पर देखो, यहां मल्टीप्लाई करना है, अभी मैंने इसको साइंटिफिक नोटेशन में नहीं बदला। अच्छा ठीक है, बोलोगे नहीं सर इसको साइंटिफिक नोटेशन में भी बदलिए, चलिए 38.64 इंटू 10 टू द पावर 13 आ गया। अब इसको साइंटिफिक नोटेशन में बदलेंगे तो लेफ्ट साइड में जा रहे हैं कि राइट साइड में, बोलो बेटा, लेफ्ट साइड में जा रहे हैं, और लेफ्ट साइड में जाएंगे तो 10 के पावर में उतना नंबर को ऐड करेंगे, तो 10 टू दी पावर, पहले से ही 13 लगा हुआ है और साथ में कितना डिजिट मूव किए, एक डिजिट, तो इसमें +1 कर दो तो क्या बन जाएगा 3.864 इंटू 10 टू दी पावर 14। आई होप यू गेट इट कैसे बनाना है। तो 9.8 इंटू 10 टू दी पावर -2 इंटू 2.5 इंटू 10 टू दी पावर -6, इसमें कोई दिक्कत की बात नहीं है, फिर वही काम करना है। 9.8 इंटू 2.5 इंटू 10 टू द पावर -2 इंटू 10 टू द पावर -6। अगर आप कंफ्यूज हो रहे हैं इन कलर्स को देख करके तो रुक जाइए, मैं एक आउटलाइन ड्रॉ कर देता हूं जिससे कि आपकी ये दुविधा दूर हो जाए। तो आओ बेटा आगे देखें, 9.8 इंटू 2.5 कितना हो जाएगा, 24.65 इंटू 10 टू द पावर -2 -6 कितना हो गया, 24.65 इंटू 10 टू द पावर -8। अब यहां पर देखो, सॉरी 65 नहीं 5 आएगा, ठीक है। अब यहां पर देखो, अब यहां पर सवाल फिर वही बात, ये अभी भी साइंटिफिक नोटेशन में कन्वर्टेड नहीं है, क्यों, क्योंकि यहां कितने डिजिट के बाद पॉइंट है, यहां 2 डिजिट के बाद पॉइंट है। मैं ये नहीं बोल रहा हूं कि ये गलत है, ये सही है, लेकिन साइंटिफिक नोटेशन में बदला करो जब भी आंसर आए। तो ये क्यों सिखा रहे हैं, मोल से रिलेटेड आप जितना भी सवाल बनाओगे उसमें इस तरह के पावर्स देखने को मिले, और जब ये इस तरह के पावर्स आपको देखने को मिले तो आप जरूर उसको साइंटिफिक नोटेशन में कन्वर्ट करो। तो यहां पर 2 4, अब आप किस तरह मूव करेंगे, लेफ्ट, और लेफ्ट में जाओगे तो क्या करना है, ऐड। तो क्या करोगे, 2.45 इंटू 10 टू द पावर -8, अब इसमें ऐड करना है, कितना ऐड करोगे, तुम एक डिजिट इस तरफ मूव किए हो तो 1 प्लस करोगे तो आंसर क्या आ जाएगा, 2.45 इंटू 10 टू द पावर -7। बोलो कोई दिक्कत की बात है। आई होप यहां तक भी आपको चीजें समझ में आ गई होगी, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं, दैट इज 2.7 इंटू 10 टू द पावर -3 डिवाइडेड बाई 5.5 इंटू 10 टू द पावर 4। तो यहां पर क्या लिख सकते हैं, 2.7 इंटू 10 टू द पावर -3 डिवाइडेड बाई 5.5 इंटू 10 टू द पावर 4। ठीक, अब सुनो, ये जब ऊपर जाएगा तो तुमको पता है इसके पावर के आगे माइनस आएगा। बोलो क्या हमेशा माइनस आएगा, जब प्लस है तो माइनस आएगा और जब माइनस है तो प्लस आएगा।
तो यहां पर क्या हो जाएगा 2.7 डिवाइडेड बाई 5.5 इंटू 10⁻³ -4। अब इसको आप सॉल्व करोगे तो 0.4909 इंटू 10⁻⁻7 आएगा। फिर यहां पर देखो साइंटिफिक नोटेशन को फॉलो नहीं कर रहा है, कन्वर्ट करेंगे। अब इस बार तुम किस तरफ मूव करोगे, राइट साइड में मूव करोगे। जब भी राइट साइड में मूव करेंगे तो माइनस का साइन लगाएंगे और नंबर को जोड़ेंगे। कितना नंबर जोड़ेंगे, कितना डिजिट आप शिफ्ट कर रहे हो, तो कितना डिजिट आप शिफ्ट कर रहे हो बेटा, 1 डिजिट शिफ्ट कर रहे हो। तो आंसर क्या हो जाएगा 4.909 इंटू 10⁻⁻7 -1, ये 10⁻⁸ में कन्वर्ट हो जाएगा, मतलब 4.909 इंटू 10⁻⁸। अब आप बोलोगे सर इन सब का कैलकुलेशन हम करेंगे क्या, हाँ करना तो पड़ेगा, मल्टीप्लाई तो करना पड़ेगा। ठीक है, मल्टीप्लाई आप करिएगा, आंसर यही आएगा। ठीक है बेटा, बढ़ते हैं आगे। अब सवाल उठता है कि सर ऐड कैसे किया जाए या सब्ट्रैक्ट कैसे किया जाए। तो ऐड और सब्ट्रैक्ट उस तरीका से नहीं करेंगे। आप मल्टीप्लाई और डिवाइड में देखें कि अगर 10 का जो पावर है अगर वो अलग अलग है तो भी आप ऑपरेशन को आराम से उसको लगा पा रहे हैं और उसका यूज आप देख पा रहे हैं और आराम से उसको यूटिलाइज भी कर पा रहे हो। लेकिन यहां पर ऐसा नहीं होगा। यहां पर सबसे पहला कंडीशन है कि जो भी 10 का पावर है उसको पहले सेम करिए, फिर आप ऐड या सब्ट्रैक्ट कर पाएंगे। ये बड़ा इंपॉर्टेंट पॉइंट है। ठीक है, तो अब यहां पर देखिए 10⁻⁴ है, यहां 10⁻³ है। आप डायरेक्ट इसको ऐड नहीं कर सकते हैं। ऐड करने के लिए पहले पावर को सेम करना पड़ेगा। तो सेम करने के लिए आप क्या करोगे, आप बताओ इसको सेम करने के लिए इसको उसके ऊपर में 10⁻⁴ चाहिए, तो 10⁻⁴ चाहिए तो इसके ऊपर में क्या कर दो, +1 ऐड कर दो। अगर तुम +1 ऐड कर रहे हो इसका क्या मतलब है, तुम लेफ्ट साइड में मूव करोगे कि राइट साइड में। जैसा भी आप लेफ्ट साइड मूव करते थे तब ऐड करते थे ना, यहाँ पहले ऐड करो फिर सोचो लेफ्ट साइड में मूव करेंगे कि राइट साइड में मूव करेंगे। तो यहां पर आपको लेफ्ट साइड में मूव करना होगा, तो क्या बन जाएगा ये 0.895 और 10⁻³ +1 कितना हो जाएगा 4 लिख सकते हैं, कोई दिक्कत की बात नहीं है। अब देखो यहां पर 10⁻⁴ और 10⁻⁴ क्या हो गए, सेम। अब आप इसको सिंपली ऐड कर सकते हो बाई टेकिंग आउट दिस 10⁻⁴ एंड दिस 10⁻⁴ एज कॉमन। तो जैसे कॉमन निकालोगे तो ये क्या बन जाएगा 6.65 प्लस 0.895 इंटू 10⁻⁴, और आप इसको आराम से ऐड कर सकते हैं और आंसर भी लिख सकते हैं। ये लास्ट में 0 भी आएगा। ठीक है, बोलो कोई दिक्कत की बात है क्या, नहीं। और ये ऑलरेडी साइंटिफिक नोटेशन में कन्वर्टेड है। नेक्स्ट 2.5 इंटू 10⁻⁻²। अब यहां पर भी 10⁻⁻², इसमें कोई दिक्कत की बात है ही नहीं। इसमें आप सबसे पहले क्या करिए 10⁻⁻² को कॉमन ले लीजिए। अब 2.5 में से 0.48 को क्या करना है, माइनस करना है। तो 2.5 माइनस 0.48 ये हो जाएगा 2, ये हो गया 0, ये हो गया 1। तो आंसर क्या आ गया 2.5 माइनस 0.48, आंसर आ जाएगा 1.02 इंटू 10⁻⁻²। बोलो क्या यहां तक कोई दिक्कत है, यहां तक आई होप कोई दिक्कत नहीं होगी। आप समझ गए होंगे किस तरीका से ऐड करना है, सब्ट्रैक्ट करना है। ऐड और सब्ट्रैक्शन में याद रखिएगा 10 का पावर सेम होना चाहिए तभी आप ऑपरेशन को लगा सकते हैं, नहीं तो नहीं लगाएंगे। अगर नहीं है तो पहले सेम करिए फिर सवाल को लगाइए। ठीक है, मल्टीप्लाई डिवाइड में ये कंडीशन कोई जरूरी नहीं है। सिंपली वो पहले आप मल्टीप्लाई कर लीजिए, फिर 10 टू द पावर वाले को भी अलग अलग करके मल्टीप्लाई कर दीजिए। वैसा मल्टीप्लिकेशन और डिवीजन आप एक्सपोनेंशियल वाला जब आप पढ़ रहे होगे ना क्लास 8, 9, 10 में, उस समय आप सीखे होगे, है ना बेटा। चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट इनसे रिलेटेड कुछ सवाल है, ये सवाल को अपन बनाएंगे। ठीक है, और इन सवाल को लगाने के बाद यू विल फील कॉन्फिडेंट। ठीक है, कंसेप्ट को आप समझ ही गए और घर पे और भी सवाल लगाइएगा इससे रिलेटेड। 1.2 इंटू 10⁻⁵। अब यहां पर तो कोई दिक्कत की बात नहीं है। इस पॉइंट को हटाएंगे तो नीचे क्या आएगा 10, और जैसे ही 10 आएगा तो ये 10⁻⁻6 और इसके ऊपर कुछ नहीं है तो +1 तो है ही। अब आप जान रहे हो बेस सेम, जोड़ दो, जोड़ोगे तो -6 + 1 क्या आ जाएगा 10⁻⁻5, और ये 10⁻⁻5 और ये 10⁻⁻5 क्या हो गया कैंसिल। अब ये पॉइंट हट चुका है तो ये 12 डिवाइडेड बाई 3 तो क्या हो गया 4। अब बोलोगे सर इसको साइंटिफिक नोटेशन में नहीं बदलेंगे क्या, अरे भाई यहां एक ही डिजिट है, एक ही डिजिट है, कोई दिक्कत की बात नहीं है। जब एक डिजिट से अधिक होगा
तब आप उसको साइंटिफिक नोटेशन में बदलिएगा। जब एक ही डिजिट है तो कोई बदलने की जरूरत है ही नहीं। अब यहां पर देखो 4.16 इंटू 10 टू द पावर माइनस 18 डिवाइडेड बाई 4 इंटू 10 टू द पावर माइनस 20। अब आप एक काम करो, इस पॉइंट को यहां से हटाओ और इधर 10 टू द पावर 2 लगाओ। अब जैसे इसको तुम डिवाइड करोगे आ जाएगा 104 और ये हो गया 10 टू द पावर 2 इंटू 10 टू द पावर माइनस 20। अब दोनों का बेस सेम जुड़ जाएगा माइनस 20 और ये हो जाएगा प्लस 2। जोड़ोगे तो 10 टू द पावर माइनस 18 ही आएगा, मतलब आप इसको काट सकते हो। तो आंसर क्या आ गया 104। लेकिन अब ये आंसर यहां पर देकर के मत छोड़िएगा, मैं ये नहीं बोल रहा हूं कि ये गलत है, लेकिन हैबिट बना लीजिए आंसर देने का साइंटिफिक नोटेशन के साथ जब भी आप केमिस्ट्री में देंगे तो। तब आंसर क्या आ जाएगा? आपको किस तरफ मूव करना है बेटा? आपको किस तरफ मूव करना है? लेफ्ट तरफ। तो यहां पर 1.04 पहले बैठा दीजिए। अब आप लेफ्ट तरफ मूव किए हैं तो यहाँ 10 लिख दीजिए, लेकिन अब प्लस बैठेगा कि माइनस, जल्दी से बताना। लेफ्ट तरफ मूव कर रहे हो तो यस माइनस बैठेगा। कितना डिजिट मूव किए? 2 डिजिट। तो यहां पर क्या हो जाएगा 1.04 इंटू 10 टू द पावर माइनस 2। बोलो कोई दिक्कत? आई होप कोई दिक्कत नहीं होगी। अब यहां पर देखो 2.2 इंटू 12.2 इंटू 10 टू द पावर 6 इंटू 10 टू द पावर माइनस 16। तो अगर आप यहां पर देखोगे तो ये 2.2 इंटू 12.2 इंटू 10 टू द पावर 6 माइनस 16 कर सकते हैं। क्यों? क्योंकि आप मल्टीप्लाई कर रहे हो और मल्टीप्लाई करते वक्त अभी मैंने बताया a इंटू एम इंटू ए इंटू एन हो तो आराम से अगर बेस सेम है तो इन दोनों को जोड़ दो विथ देयर साइन। साइन मत चेंज करिएगा। जोड़ने का मतलब ये नहीं कि आप साइन बदल दे, साइन वही रहेगा 6 माइनस 16। क्यों हो गया? क्योंकि यहां पर प्लस तो आया था लेकिन इसके आगे माइनस था। तो आप जानते हैं इस मैथमेटिक्स को सॉल्व करना, प्लस माइनस माइनस हो जाएगा, फिर लास्ट में क्या आ जाएगा 6 माइनस 16। बाकी आप 2.2 इंटू 12.2 करिएगा। इसका आंसर आप 2684 इंटू 10 टू द पावर माइनस 10 आएगा और कितना पॉइंट बैठेगा 2। तो यहां पर कितना हो गया 26.84 और आप इसको साइंटिफिक नोटेशन के हिसाब से बदले तो आप लेफ्ट के तरफ जा रहे हैं और जब भी लेफ्ट के तरफ जाओगे तो माइनस के साइन के साथ नंबर लगाओगे, है ना। जब भी लेफ्ट ये नारा याद करो, जब भी लेफ्ट के तरफ जाओगे माइनस साइन के साथ नंबर लगाओगे। ये नारा एक याद करो, बाकी दूसरा वाला तो तुम अपने आप ऑटोमेटिकली अपोजिट कर दोगे। क्या याद करोगे? लेफ्ट के तरफ जाओगे माइनस साइन के साथ आंसर लाओगे। जल्दी बोलो। लेफ्ट के तरफ जाओगे माइनस साइन के साथ आंसर लाओगे और यहां पर आ गया -1। आंसर हो जाएगा बेटा 2.684 इंटू 10 टू द पावर माइनस 11। आई होप यू गॉट इट। यहां पर भी वही काम करना है। यहां हो गया 6.4 इंटू 10 टू द पावर 7, डायरेक्ट मल्टीप्लाई कर दिया, आंसर आ गया 6.4। अब आप लोग होशियार हो चुके हैं तो उतना हम बार बार मल्टीप्लाई करके नहीं दिखाने वाले हैं, है ना बेटा। और कोई दिक्कत होगी तो आप पूछ सकते हैं डाउट कमेंट में, है ना। 6.4 इंटू 10 टू द पावर माइनस 2। अब 6.4 इंटू 10 टू द पावर माइनस 2, 7 माइनस 9 कैसे किए? वही काम को बार बार कर रहे हैं बेटा, है ना। और यहाँ 6.4 है, ऑलरेडी साइंटिफिक नोटेशन के हिसाब से ही लिखा हुआ है तो इसको बदलने की कोई आवश्यकता नहीं है। तो आइए आगे बढ़ते हैं, है ना। इस तरीका के आपके सवाल आपको मिलते रहेंगे बहुत सारे, है ना। अब आइए नेक्स्ट टॉपिक की तरफ मूव करते हैं। साइंटिफिक नोटेशन तो बदलना सीख लिए, अब आप एक्सपेरिमेंट्स कर रहे हैं। एक्सपेरिमेंट जब भी आप करेंगे तो मैंने आपको पहला दिन समझाया था कि साइंस इज अ व्हाट, साइंस इज अ क्या बोल सकते हैं उसको, कि ये साइंस क्या चीज से बना हुआ? एक्सपेरिमेंट एंड ऑब्जर्वेशन और साथ में कंक्लूजन। यही 3 चीजों से मिलकर के साइंस बना हुआ है। यस और नो? मैंने पहले क्लास में ये बताया था, साइंस 3 चीजों से मिलकर बना हुआ है, एक्सपेरिमेंट्स, ऑब्जर्वेशन एंड कैलकुलेशन। इसके अलावा साइंस में और कुछ है ही नहीं, देख लो। और फिर वो जो कंक्लूडेड फैक्ट्स है उसी की पढ़ाई हम पढ़ते हैं साइंस में। तो यहां पर जब भी आप एक्सपेरिमेंट करेंगे तो ऑब्जर्वेशन एक बार नहीं लेंगे, एक से अधिक बार लेंगे। याद है मैंने आपको बताया था, एग्जांपल भी लिया था, आपकी मम्मी आपको खाना खिलाती है, एक बार नहीं खिलाती है, बहुत बार एक्सपेरिमेंट्स करती है और फिर उन एक्सपेरिमेंट्स के हिसाब से ऑब्जर्वेशन लेती है। तो यहां पर भी कुछ ऐसा ही है। ये आपके 2-3 स्टूडेंट है, एक है ए, दूसरा है बी, तीसरा है सी। अब ये
दो बार एक्सपेरिमेंट्स किए, एक ही एक्सपेरिमेंट हो रहा है लेकिन 2 टाइम्स कर रहे हैं, ये 2 ट्रायल लिए। एक्सपेरिमेंट 1 मतलब ये और एक्सपेरिमेंट 2 अलग अलग नहीं है, ये ट्रायल्स हैं। ट्रायल्स मतलब समझ रहे हो, उसी एक्सपेरिमेंट को 2 बार किए और 2 बार वैल्यूज अलग अलग आया। बोला सर 2 बार कैसे अलग आ सकता है? भाई इंसान है, गलती होना स्वाभाविक बात है, इंसान गलतियों का ही तो पुतला है। लेकिन आपको गलतियों का पुतला नहीं बनना है, आपको क्या बनना है? आपको समझदार बनना है और एक बार में सटीक आंसर लाना है, ठीक है? क्योंकि आपकी गलती नीट के एग्जाम में आपको एम्स का सीट छुड़वा सकती है, तो गलती ना हो, इसीलिए एक्यूरेसी बढ़ाना है, प्रिसीजन की ओर नहीं जाना है, ठीक है? तो आइए देखते हैं। तो ये ट्रायल 1 है, ये ट्रायल 2 है। एक स्टूडेंट ए है, दूसरा स्टूडेंट बी है, तीसरा स्टूडेंट सी है, और एक स्टूडेंट ए जो है वो एक ही एक्सपेरिमेंट को 2 बार कर रहा है। ये दोनों अलग अलग नहीं, मैं फिर से बोल रहा हूं, ये दोनों ट्रायल्स वैल्यू है, ठीक है? 2 बार किया, वैल्यूज कुछ और आए, बी किया कुछ और वैल्यूज निकल के आ रहे हैं, सी किया कुछ और वैल्यूज निकल के आ रहे हैं, और मैंने उस एक्सपेरिमेंट को पहले से ही कर रखा था, ठीक है? आप ऐसा समझ लो, मैं एक्सपेरिमेंट करवा रहा हूं आपको, आपका 2 दोस्त मिलकर के इस एक्सपेरिमेंट को कर रहे हैं। ये आप हो और ये दोनों आपके दोस्त हैं, और ये दोनों दोस्त जो हैं ये भी उसी एक्सपेरिमेंट को कर रहे हैं और आप भी उसी एक्सपेरिमेंट को कर रहे हो। मैंने पहले ही बोल दिया कि इस एक्सपेरिमेंट का जो ऑब्जर्वेशन आना चाहिए वो 2 पॉइंट आना चाहिए, 2.00। सॉरी, यहां पर काला में काला नजर नहीं आ रहा होगा, तो आइए इसको सफेद करें, गोरा किया जाए इसको पाउडर लगा के, है ना? तो 2.0 मैंने कह दिया कि यही आपका आंसर आना चाहिए, ठीक है? अब आपने आंसर निकाला और आप क्या करेंगे? उस एक्सपेरिमेंट के वैल्यूज का आप क्या निकालोगे? एवरेज। और वो जो एवरेज आएगा वो आपका आंसर होगा। तो आपने 2 बार, क्या हो सकता है आप 10 बार कर रहे हो, कोई दिक्कत की बात नहीं है। तो आपने 2 बार एक्सपेरिमेंट किया, एक बार आया 1.95, एक बार आया 1.93, और उन दोनों का एवरेज क्या आया? 1.94। आप इन तीनों वर्ड्स को ना देखें, आपके लिए तीनों वर्ड्स हिडन है, आप ऐसा सोचे है ना, आपके लिए तीनों वर्ड्स छुपा हुआ है, ठीक है? आपको सिर्फ क्या नजर आ रहा है? ये 2 वैल्यूज और इसका एवरेज। फिर आपका दूसरा दोस्त था, वो भी इस एक्सपेरिमेंट को किया, 2 ट्रायल्स लिया, दोनों ट्रायल्स का फिर एवरेज निकाला। फिर जो तीसरा आपका दोस्त था वो बड़ा तेज था भाई, बहुत ही अच्छा से, बहुत सतर्कता से। अभी बोलो गलतियां क्यों हो रही है सर? इंसान गलतियों का पुतला है, लेकिन ये पुतला कैसे बनता है? केयरलेसनेस के कारण। हल्का सा गलती और गलती का कोई भी माफी नहीं है यहाँ पर, ठीक है? तो गलती आपको गलत आंसर की तरफ लेके जा रही है, ठीक है? और यहाँ पर जो सी है, ये सी ने भी किया, सी जो आपका दोस्त है उसने भी इस एक्सपेरिमेंट को किया, तो ये 2.01 है, ये 1.99 है, ठीक है? अब ये जो दोनों ट्रायल्स इन्होंने लिया और इसका जो एक्यूरेट आया वो 2.00 आ गया। अब मैं था भाई, चेक कर रहा था, और तुम जानते हो मैं बहुत सटीक तरीके से चेक करता हूं भाई, ठीक है? तो मैंने आपको बताया कि मैंने कमेंट दिया। कमेंट क्या दिया? कि इनमें से कुछ वैल्यू तो प्रिसाइज है और कुछ वैल्यू क्या है? एक्यूरेट। तो आप पूछोगे सर कौन सा वैल्यू प्रिसाइज है और कौन सा वैल्यू एक्यूरेट है? आप कैसे बोल रहे हो, थोड़ा सा इलेबोरेट करिए, ठीक है? तो प्रिसाइज का मतलब वो होता है जो मैंने आपको वैल्यू दिया है उसके अगर आप करीब पहुंच रहे हो, मतलब जो एग्जैक्ट वैल्यू आना चाहिए, अगर आप उसके करीब पहुंच रहे हो, बहुत करीब। करीब का मतलब यह नहीं कि बहुत ज्यादा, मतलब 1 पॉइंट का भी डिफरेंस हो गया, 2 पॉइंट, 3 पॉइंट, 4 पॉइंट का डिफरेंस हो गया, तो हम उसको करीब नहीं बोलेंगे। हाँ, 1 पॉइंट का 0.01 हो गया या 1 पॉइंट का डिफरेंस है, वो भी करीब नहीं है। 0.01 का डिफरेंस हो, 0.02, 0.03, 0.04, इस तरीका का। लेकिन 0.7 नहीं, 0.8 नहीं, इसको प्रिसाइज नहीं कहेंगे। तो प्रिसाइज का मतलब बहुत करीब, बहुत करीब। एक्यूरेट का मतलब एग्जैक्टली वही आ जाए, एग्जैक्टली वही आ जाए। तो यहां पर देखो, हम किसको एक्यूरेट बोल सकते हैं? हम इस वैल्यू को एक्यूरेट कह सकते हैं। अब यहां पर देखो, ये बहुत करीब है, 1.995। ये भी क्या है? बहुत करीब है, लेकिन एक्यूरेट नहीं है। तो इसको क्या बोलेंगे? इसको पी कहेंगे, पी फॉर प्रिसाइज, पी फॉर प्रिसाइज। यहां पर देखो 1.99, ये भी बहुत करीब है, 0.01 का ही तो डिफरेंस है। ये भी क्या कहला सकता है?
प्रिसाइज। ये 2.01 ये भी क्या कहला सकता है? प्रिसाइज। 1.940 को क्या कहेंगे? ये करीब तो है लेकिन 0.5 से ज्यादा दूरी पे है। इसका मतलब ये प्रिसाइज तो है लेकिन उतना भी नहीं, तो इसको क्या बोलेंगे? प्रीटी प्रिसाइज, मतलब ठीक ठाक करीब है। ठीक है, प्रीटी प्रिसाइज। बेचारे को दुख ना हो इसीलिए मैंने एक वर्ड दे दिया कि चलो ठीक है यार, तुम भी खुश रहो, यार तुम भी लगभग पहुंच गए लेकिन तुम अपने केयरलेसनेस को समझो। इसको तो मैं बोलूंगा भाई एक्सीलेंट एक्सीलेंट, जबरदस्त, तुमने तो गजब मतलब मचा दिया है एकदम, है ना। अब यहां पर आपको आई होप आपको समझ में आ गया होगा कि किसको प्रीटी प्रिसाइज कहेंगे, किसको प्रिसाइज कहेंगे, किसको एक्यूरेट कहेंगे, है ना। आइए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट, अब आपने वैल्यूज को देखा, आपने देखा कि उसमें एरर्स भी आ रहे थे, गलतियां भी हो रही थी। अब गलती होने का क्या हो सकता है? हमेशा क्या केयरलेसनेस? नहीं, और भी कुछ फैक्टर्स हो सकते हैं। फॉर एग्जांपल, अगर आप टेम्परेचर मेजर कर रहे हैं, सॉरी आप लेंथ मेजर कर रहे हैं और आपने क्या लिया? स्केल। और अगर वो स्केल मेटल का बना हुआ है और उस दिन उस समय बहुत गर्मी है, ठीक है, बहुत ज्यादा गर्मी है, तो क्या होगा? वो मेटल, तुमको पता है टेम्परेचर से इफेक्ट पड़ता है, उसमें एक्सपेंशन क्रिएट हो जाता है। जब तुम टेम्परेचर बढ़ाओगे तो एक्सपेंड करेगा ना भाई, टेम्परेचर बढ़ाने से अच्छा चीज एक्सपेंड कर जाता है, ये तो कर मेटल है ना। तो टेम्परेचर बढ़ाओ, हाँ बोल के सर इतना एक्सपेंड करो पिघल के गिरने लगेगा क्या? नहीं, उतना टेम्परेचर में तो भाई तुम भी नहीं रहोगे वहां पर, है ना। तो इतना टेम्परेचर है तो थोड़ा मोड़ा चेंजेस आ गया बेचारे का लेंथ में। अब वो जब उसको मेजर कर रहा है ना तो उसमें गलतियां आ रही है। तो एक तो कारण है एरर होने का आपकी केयरलेसनेस, और दूसरा ऐसा भी हो सकता है। तो मैं एक कंडीशन बता रहा हूं कि एरर और किस किस तरीका से हो सकता है, ठीक है। अब ऐसा हो सकता है कि भाई टेम्परेचर के कारण नहीं, टेम्परेचर ठीक ठाक है, नॉर्मल है भाई, इलोंगेशन वगैरह नहीं हो रहा है। तो हो क्या गया, जब उसको स्केल को बनाया जा रहा था, मैन्युफैक्चरिंग हो रहा था, उसी में हल्का फुल्का गलती हो गया, उसी में थोड़ा मोड़ा गलती हो गया, कहीं पॉइंट की जगह थोड़ा सा डिफरेंसेस आ जा रहा है, तो भी गलतियां हो सकती है। और कुछ समय तो भैया आपके कारण होगी, क्योंकि आप रीडिंग वूडिंग सही से ले नहीं दोगे, थोड़ा सा दोगे तो गलतियां नजर आ जाएगी सामने वाला को। तो ये जो गलतियां हैं ये आपके वैल्यूज, मतलब एक्सपेरिमेंटल वैल्यूज में दिखाई पड़ती है। अब ये क्या चीज है और इन गलतियों को अपन कैसे समझेंगे और इसको कैसे ओवरकम कर सकते हैं, इसको और हम कैसे इसको कम कर सकते हैं? तो वो कम या गलतियां दर्शाने वाला जो लाइन होता है उसको क्या कहते हैं? सिग्निफिकेंट फिगर। अब ये सवाल है कि सिग्निफिकेंट फिगर होता क्या है सर? सिग्निफिकेंट फिगर क्या चीज को बताने का काम करता है? इसकी जरूरत क्या है, इसकी जरूरत। सबसे पहला चीज तो जरूरत क्या है पढ़ने का? जरूरत क्या है? क्या है भाई जरूरत? क्वेश्चन मार्क क्वेश्चन मार्क क्वेश्चन मार्क। क्या जरूरत है इसका? सिग्निफिकेंट फिगर क्यों पढ़ रहे हैं? तो इसको पढ़ाने से पहले मैंने एक टॉपिक पढ़ाया आपको, एरर पता करने के लिए। मतलब आप वैल्यूज को देख करके बता सकते हो कि इसमें एरर होने का चांसेस कितना है या कितना नहीं है। एरर तो होगा, स्वाभाविक सा बात है, इंसान है, 100% एक्यूरेट नहीं हो सकते। इंसान तो छोड़ो, मशीन भी 100% एक्यूरेट नहीं हो सकता। एरर तो होने का चांसेस रहेगा, और वो जो एरर होगा ना वो आप कैसे पहचानोगे? उसके निकाले हुए वैल्यूज के सिग्निफिकेंट फिगर्स को देख करके। अगर सिग्निफिकेंट फिगर्स का नंबर ज्यादा है तो उस मेजरमेंट में एरर होने की चांसेस कम रहेंगी। सिग्निफिकेंट फिगर का नंबर कम है देन देयर इज अ चांस कि उसमें एरर ज्यादा होने की चांसेस है। तो जरूरत क्या है सिग्निफिकेंट फिगर पढ़ने की? एरर के बारे में समझना, एरर के बारे में समझना। हम थोड़ा व्हाट्सएप भाषा पढ़ा रहे हैं, कोई दिक्कत थोड़ी है, समझना, एरर के बारे में समझना, ठीक है। क्यों समझना? गलती को समझोगे नहीं, गलती को समझोगे नहीं, समझोगे नहीं तो सुधार कैसे करोगे? तो पहले समझना तो जरूरी है ना, सुधार कैसे करोगे? तो पहले समझना तो जरूरी है कि गलती कहां हो रही है और कितना ज्यादा हो रही है, ठीक है। तो उस हिसाब से अपन सुधार कर सके, इसलिए सिग्निफिकेंट फिगर पढ़ना जरूरी है। अब इसमें सिग्निफिकेंट फिगर क्या होता है, कैसे पहचानेंगे भाई कि सिग्निफिकेंट फिगर यहां पर किसको कह रहे हैं आप?
तो आइए देखते हैं सिग्निफिकेंट फिगर किसको कह रहे हैं। कोई दिक्कत की बात थोड़ी है, मैं सारे पॉइंट्स को एक साथ समझा रहा हूं, ठीक है, यहां पर धीरे धीरे करके, लेकिन समझाऊंगा धीरे धीरे करके, कोई दिक्कत की बात नहीं है। अब जैसे 2.34 है, अगर मैं आपसे पूछूं इसका सिग्निफिकेंट फिगर कितना है, तो आप बोलोगे सर इसका सिग्निफिकेंट फिगर 3 है। आप नहीं बोलोगे क्योंकि अभी आपको पता ही नहीं है सिग्निफिकेंट फिगर अपन किसको बोलते हैं, ठीक है, लेकिन मैं बोल रहा हूं कि इसका सिग्निफिकेंट फिगर 3 है। तो फॉर द इंस्टेंट आप ऐसा बोल लो कि जितना सारा नॉन जीरो डिजिट्स है ना, वो सारे सिग्निफिकेंट फिगर्स कहला रहे हैं, ठीक है, अभी के लिए। थोड़ी देर बाद आप रूल सीख जाओगे तो आप सब कुछ समझ जाओगे, कब जीरो को सिग्निफिकेंट कहेंगे, कब नहीं कहेंगे। अभी के लिए मान लो तो आपने एक वैल्यू निकाला 2.34, फिर एक बंदा था उसने भी वैल्यू निकाला, अब उसने ये वैल्यू निकाला, मैं बोलूंगा यहां सिग्निफिकेंट फिगर्स कितना, 1 2 3 4 5 6, तो इसका सिग्निफिकेंट फिगर्स कितना हो गया, 6। अब मेरे से दोनों जन पूछा कि भाई, अब बोले सर आपसे क्यों पूछा, भाई टीचर है यार, पूछेगा तो जरूर। तो यहाँ पर 2.4678 है, ठीक है, और यहाँ पर 2.34 है, यहाँ पर सिग्निफिकेंट फिगर कितना 3, यहाँ पर कितना है 6। अब मेरे से पूछे सर कौन ज्यादा एक्यूरेट, तो भाई मेहनत किसने की, तुम ये बताओ मुझे, सिंपल सा बात, किसने मेहनत ज्यादा की, ऑब्वियस सी बात है इसने, ये तो शॉर्टकट मार गया, सॉरी इसको 2.34 लिखो, ये तो शॉर्टकट मार गया भाई, 2 डिजिट निकाला बस खुश, इसने मेहनत की, जो मेहनत किया उसको फल तो मिलेगा। फल क्या मिलेगा, उसमें एरर चांसेस क्या हो जाएंगे, कम, एरर कम होंगे। तो जितना ज्यादा सिग्निफिकेंट फिगर्स बढ़ेगा उसमें एरर होने की चांसेस कम होते चले जाएंगे, ठीक है। तो सिग्निफिकेंट फिगर क्या देता है, इट गिव्स द आइडिया ऑफ अनसर्टेनिटी इन द एक्सपेरिमेंटल कैलकुलेटेड वैल्यूज, आई हैड ऑलरेडी सेड 3 significant figure but this third value is uncertainty. For example, ये 2.34 है, इसी का एग्जांपल है, ये 2.34 लिखा मैंने, इसमें 3 सिग्निफिकेंट फिगर है, 3 सिग्निफिकेंट फिगर है, लेकिन सबसे ज्यादा अनसर्टेनिटी किस फिगर के साथ मतलब बोल सकते हैं किसके साथ संबंधित होगी, सबसे ज्यादा अनसर्टेनिटी किसके साथ हो सकती है, ये भी सिग्निफिकेंट फिगर है, ये भी है और ये भी है, लेकिन अनसर्टेनिटी दुर्घटना घटने के चांसेस किसके साथ है, जो सबसे बाहर है, जो सबसे लास्ट में है। अब बोलोगे सर लास्ट में ये भी है, लेकिन जब भी तुम नंबर लिखते हो तो शुरुआत तो इधर ही से करते हो ना, लास्ट तो तुम इसी को कहोगे। अब बोलोगे नहीं सर 100 है, हम पूछेंगे लास्ट डिजिट कौन सा है, तुम बोलोगे 1 है, तुम 1 बोलोगे क्या, नहीं, तुम क्या बोलोगे 0 है। 104 है, तुमसे पूछोगे लास्ट डिजिट कौन सा है, तुम बोलोगे सर 4 है। तो ये मत बोलना सर लास्ट वाला को ही क्यों आप 4 को ही क्यों लास्ट बोले, वही लास्ट है भाई, बचपन से पढ़ते आ रहे मैथ्स। तो 2.34 में अगर मैं पूछूंगा लास्ट डिजिट कौन है, तो आप बोलोगे सर 4 है। तो बोलेंगे ये दुर्घटना घटने के चांसेस, ये अनसर्टेनिटी होने के चांसेस सबसे ज्यादा किसके साथ है, 4th वाले के साथ है। मान लो एक ट्रेन है और भाई उस ट्रेन में जो गेट के पास जो लोग खड़े हैं उसके साथ दुर्घटना घटने के चांसेस ज्यादा है कि जो ट्रेन के अंदर बैठे हुए हैं उसके साथ दुर्घटना घटने के चांसेस ज्यादा है। तो यस, जो ट्रेन के गेट पे ऐसे लटके हुए हैं, मतलब एक तो बैठे हुए हैं और कुछ लोग ऐसे होते हैं, ऐसे लटके हुए रहते हैं, तो दुर्घटना घटने की चांसेस किसके साथ ज्यादा है, जो ट्रेन में ऐसे पकड़ के लटके हुए हैं, जो ट्रेन में ऐसे पकड़ के लटके हुए हैं उनके साथ दुर्घटना घटने की चांसेस ज्यादा है। क्यों, क्योंकि वो सबसे बाहर में लास्ट में खड़े हैं। आर यू गेटिंग द पॉइंट, यस और नो। तो लास्ट वाले के साथ ही हमेशा दुर्घटना घटती है भाई, पढ़ोगे ना तो तुम भी लास्ट में आओगे। अब तुम समझ जाओ दुर्घटना तुम्हारे साथ भी घट सकती है, मतलब पिताजी का पिटाई पड़ सकता है आपको। तो उस दुर्घटना से बचने के लिए लास्ट में मत आओ, अपने एक्सपेरिमेंटल वैल्यूज को और बढ़ाओ ताकि एरर कम से कम हो, और फिर पिटे कौन, जो लास्ट में आया आया। आई होप आपको समझ में आ गया होगा सिग्निफिकेंट फिगर का कंसेप्ट। वी विल आल्सो हैव द स्कोप। अब बोलोगे सर इसमें एरर तो आने के चांसेस है, लेकिन कितने, तो यस इसके वैल्यूज में, मतलब ये जो 4 है ना, ये +4 भी हो सकता है और माइनस, मतलब +4 मतलब कहने का मतलब इसमें +1 ऐड भी हो सकता है। मतलब कितना एरर आ सकता है, कितना वेरिएशन क्रिएट हो सकता है। तो मैं यहां लिख रहा हूं 2.34 के साथ कितना वेरिएशन क्रिएट हो सकता है। हो सकता है कि 2.33 सही हो, और यह भी हो सकता है कि 2.35 सही हो।
दोनों में से कोई भी एक सही हो सकता है। तो प्लस माइनस वन एरर आने का स्कोप रहता है हमेशा, लेकिन ये प्लस माइनस वन किसके साथ, किस डिजिट के साथ स्कोप बनाता है ऐसा एरर आने का? लास्ट डिजिट के साथ बनाता है। तो लास्ट नहीं आना है, फर्स्ट आना है। तो फर्स्ट आने के लिए क्या करना पड़ेगा? पढ़ना पड़ेगा। तो चलिए आगे देखते हैं। आई होप आपको समझ में आ गया होगा सिग्निफिकेंट फिगर क्या होता है। ये तो अभी उतना अच्छे से नहीं आया होगा। सिग्निफिकेंट फिगर बेसिकली अपन नॉन डिजिट नंबर्स को कहते हैं, किसको किसको कह सकते हैं भी, आप रूल सिखाएंगे उसमें सीखेंगे, लेकिन आप बेसिकली ये तो समझ गए होंगे सिग्निफिकेंट फिगर्स क्या होता है, कहां पर क्यों पढ़ रहे हैं सिग्निफिकेंट फिगर्स, क्योंकि एरर होने के चांसेस ज्यादा है, और एरर भी किस डिजिट के साथ होने के चांसेस है वो भी आपको आई होप समझ में आ गया होगा। सिर्फ मैं ये नहीं पढ़ा रहा हूँ, मैथमेटिक्स भी पढ़ा रहा हूँ तो ऐसे ही बस लिखाई जा रहा हूँ, रूल्स लिखते जाओ लगाते जाओ, ऐसा नहीं, हर एक चीज का कॉन्सेप्ट बता रहा हूँ, क्यों काहे किस कहां पर लगाएंगे। हवा में नहीं पढ़ना है, मजे में पढ़ना है। तो रूल्स फॉर फाइंडिंग दी सिग्निफिकेंट फिगर, सबसे पहला रूल, रूल नंबर 1, ऑल दी नॉन जीरो डिजिट, ये रूल से शायद आप पहले भी वाकिफ हो चुके हैं थोड़ी देर पहले। ऑल दी नॉन जीरो डिजिट्स इन दी मेजरमेंट्स आर सिग्निफिकेंट फिगर्स। फॉर एग्जांपल 285 कितना नॉन जीरो डिजिट्स है भाई? कितना है? जल्दी से बोलो। 3 है बेटा। इसका सिग्निफिकेंट फिगर कितना हो जाएगा? 3। मैं पूछूंगा 0.25 में कितना सिग्निफिकेंट फिगर है? बेटा 2। बोलोगे सर क्यों 0 क्यों नहीं? अभी पता चलने वाला थोड़ी देर बाद आगे के रूल्स में। 0 बिटवीन नॉन जीरो डिजिट्स आर सिग्निफिकेंट। क्या ये 0 दो नॉन जीरो डिजिट के बीच में है? नहीं। क्या ये नॉन जीरो डिजिट के बीच में है? नहीं। ये किस तरफ है? राइट कि लेफ्ट? यस बेटा, लेफ्ट की तरफ है। और अगर ये लेफ्ट की तरफ है तो ये सिग्निफिकेंट फिगर नहीं है। पहला रूल, आप पहला ये कंसेप्ट आप सीखे कि कब जीरो सिग्निफिकेंट होगा, जब नॉन जीरो डिजिट के बीच में होगा। जब वो नॉन जीरो डिजिट के बीच में होगा तब वो सिग्निफिकेंट होगा, अदरवाइज सिग्निफिकेंट नहीं होगा। दूसरी चीज, और कब सिग्निफिकेंट हो सकता है? अगर जीरो राइट साइड में हो डेसिमल के बाद, जैसे, लेकिन वो डेसिमल के बाद एक नॉन जीरो डिजिट आना जरूरी है, उस डेसिमल के बाद एक नॉन जीरो डिजिट आना जरूरी है। तो इस डिजिट के बाद कितना जीरो है? 2। तो नॉन जीरो डिजिट के बाद 2 जीरो है, लेकिन ये जीरो किस तरफ है? राइट साइड में है डेसिमल के, तो ये भी सिग्निफिकेंट होगा। फिर यहां पर आओ, ये क्यों नहीं है? लेफ्ट साइड में है बेटा, लेफ्ट साइड में, सिग्निफिकेंट नहीं है। नेक्स्ट रूल नंबर 4। अब सवाल है काउंटिंग नंबर्स का सिग्निफिकेंट फिगर्स कितना होता है? मैंने कहा राइट साइड में जितने भी जीरो लगे हुए हों वो सारे के सारे सिग्निफिकेंट फिगर्स होते हैं। तो राइट साइड में जितना भी हो, तो यहां पर देखो राइट साइड में तुम किसी भी नंबर, अगर कोई नंबर के आगे डेसिमल नहीं है और तुम एक डिजिट के बाद नंबर, मान लो 2 है और इसके बाद तुमने पॉइंट बैठा दिया, तो इस पॉइंट के बाद तुम कितना भी जीरो लगा सकते हो अकॉर्डिंग टू मैथमेटिक्स के हिसाब से। इसके बाद कितना भी जीरो लगा सकते हो। तो कितना लगाओगे भाई? अनगिनत लगाओगे, इन्फिनाइट लगाओगे। अब बोलोगे सर इन्फिनाइट से भी ज्यादा लगाएंगे, तुम एक बात बताओ मुझे, इन्फिनाइट से भी ज्यादा कैसे लगाओगे? तुम इन्फिनाइट को डिफाइन कर सकते हो क्या? तुम बोलोगे सर मेरे हिसाब से इन्फिनिटी इतना, मैं बोलूंगा उससे भी ज्यादा। फिर तुम बोलोगे नहीं मैं उससे भी ज्यादा, फिर मैं बोलूंगा उससे भी ज्यादा। तो एक बात बताओ कि अगर तुमसे कोई पूछ ले कि बताओ कोई काउंटिंग नंबर है उसका सिग्निफिकेंट फिगर कितना हो सकता है? इन्फिनिट। अगर ऐसा लिखा हुआ है तो, और सिर्फ खाली 2 लिखा हुआ है तो अपने मन से डेसिमल मत बैठाना भाई, मत बैठाना, अपने मन से नहीं बैठाएंगे। क्वेश्चन में दिया हुआ है तो बैठाएंगे, नहीं दिया हुआ है मत बैठाना। नेक्स्ट, तो ये थे रूल्स, किसको सिग्निफिकेंट समझेंगे। अब देखेंगे किसको नहीं समझेंगे। पहला, जीरो प्रीसीडिंग नॉन जीरो डिजिट, ठीक है। जैसे फॉर एग्जाम्पल यहां पर 0 है, लेकिन क्या ये 2 नॉन जीरो डिजिट्स के बीच में है? नहीं। क्या ये नॉन जीरो डिजिट के बाद में है? नहीं। क्या ये राइट साइड में है डेसिमल के? तो बोलोगे सर यस, एक तो है, लेकिन एक बात बताओ, ये जो 1 है वो क्या इस नॉन जीरो डिजिट के बाद है
तो नहीं, तो इस दोनों जीरो को अपन सिग्निफिकेंट नहीं मानेंगे। अब आप बोलोगे कि सर यहां तो डेसिमल के राइट साइड में जीरो है, लेकिन ये राइट साइड में तो होना चाहिए था, लेकिन किसी नॉन जीरो डिजिट के आगे नहीं होना चाहिए था। अब आगे आने के कारण ये पिसा गया बेचारा, इसका वैल्यू खत्म हो गया। क्यों? क्योंकि इसके पीछे कौन है? कौन है? नॉन जीरो डिजिट है। वैल्यू किसको मिलेगा? जीरो को मिलेगा क्या? नहीं, कहीं एक भी रुपया नहीं रखा हुआ है, कहीं कहीं ऐसा समझो एक पोटली है खाली है और उसके पीछे वाला पोटली भरा हुआ है पैसे से। किसको वैल्यू दोगे? किसको दोगे? पीछे वाले को। ठीक है। अब बोलोगे सर एक नंबर के बाद बाकी सब क्यों सिग्निफिकेंट मान लिया गया? हम एक लॉजिक दे रहे हैं, ठीक है, ऐसे याद करना आसान होता है। ऐसा कोई वो सोचा नहीं था, ये मेरा सोच है। आगे का 3 डिजिट भरा हुआ, मतलब आगे का 3 पुटली नोटों के साथ भरा हुआ, आगे वाला भी सोचोगे जरा नोटों के साथ भरा ही हो, भले वो अंदर में पत्थर क्यों ना रखे हो, उसको भी उठा के आदमी चल देगा। पहला चेक किया नोट था, दूसरा चेक किया नोट था, तीसरा चेक किया नोट था, प्लस सब नोट होगा यार, सबको उठा लो। इसीलिए उसको अपन क्या काउंट करते हैं? उसको अपन सिग्निफिकेंट काउंट करते हैं। नेक्स्ट, terminal zeros without decimals are not significant. For example, 100 लिखे आप, ये जीरोस भी सिग्निफिकेंट नहीं होंगे क्योंकि यहां डेसिमल नहीं है। हाँ, ऐसा होता 1.0000 सिग्निफिकेंट होता, लेकिन कहीं पॉइंट है ही नहीं और जीरो लिखा हुआ है, वो भी सिग्निफिकेंट नहीं होते हैं। याद रखना, वेरी इंपॉर्टेंट। यहां पर गच्चा खाते हैं लोग, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। बहुत बार यहां पर गच्चा खाते हैं, इसको भी काउंट कर लेते हैं, बोलते सर नॉन जीरो डिजिट के बाद वाला जीरो तो होगा, लेकिन कब? जब वहां पर डेसिमल आ जाए तब। अब बोलो सर यहां तो यहां नॉन जीरो डिजिट के बाद है, लेकिन तुम ध्यान से देखो, ध्यान से, ये दोनों नॉन जीरो डिजिट के बीच में है, नॉन जीरो डिजिट के बीच में है, और नॉन जीरो डिजिट के बीच में होने के कारण इसका भी काउंटिंग करेंगे तो पूछेंगे कितना सिग्निफिकेंट फिगर है? 1 2 3 4, कितना सिग्निफिकेंट फिगर हो गया? 4। तो आई होप तुमको समझ में आ गया होगा कहां पर सिग्निफिकेंट नहीं होगा, कहां पर सिग्निफिकेंट होगा। इन रूल्स को बहुत अच्छे से दिमाग में रखना। बहुत बार डायरेक्ट सवाल आ जाते हैं नीट में, डायरेक्ट नंबर ऑफ सिग्निफिकेंट फिगर बताने के लिए। रूल्स पता है, लगा दोगे, 2 मिनट में लग जाएंगे, कोई बहुत बड़ी बात नहीं होती है। अब ये जो मैं राउंड ऑफ करने का सिखा रहा हूं ना तरीका, ये भी बड़ा इंपॉर्टेंट है, ठीक है, बड़ा इंपॉर्टेंट है। बहुत बार वैल्यूज ले आते हो और आंसर हम सिग्निफिकेंट फिगर क्यों बताएं? क्योंकि आपको ये पता चले कि बहुत बार आंसर बोलता है कि गिव द आंसर इन 2 सिग्निफिकेंट फिगर, गिव द आंसर इन 3 सिग्निफिकेंट फिगर, उस समय फंस जाओगे। अब तो सिग्निफिकेंट फिगर ही नहीं पता, अब तुम लोग सर आंसर तो निकाल लिए थे, अब आंसर ही टिक करने में गलती हो गई, ऑप्शन में सिर्फ सिग्निफिकेंट फिगर्स को बदल के दे दिया, सारे ऑप्शन सही लग रहे थे, छोड़ के आ गए सर। फंस जाओगे क्योंकि आंसर लिखा हुआ 2 सिग्निफिकेंट फिगर। तो आप आई होप मैंने तुमको सिखा दिया कि 2 सिग्निफिकेंट फिगर किसको कहेंगे, 3 सिग्निफिकेंट फिगर कैसे काउंट करोगे। तो वो रूल्स आपको आने चाहिए, तभी आप बता सकते हैं कितने सिग्निफिकेंट फिगर होंगे। अब मान लो आपको आपका आंसर आ गया और आपको सिग्निफिकेंट फिगर में बदलना है। फॉर एग्जांपल आपका आंसर आया 1.386 और आपसे बोल रहा है कि नहीं हमको तो भाई 3 सिग्निफिकेंट फिगर में चाहिए। अब तुम इसको देख के तो बता सकते हो कितना सिग्निफिकेंट फिगर है, 1 2 3 4 सिग्निफिकेंट फिगर है, 4 सिग्निफिकेंट फिगर है, आंसर तुमसे कितना में मांगा? 3। अब कैसे कन्वर्ट करेंगे? तो जो लास्ट डिजिट है ना, जो लास्ट डिजिट है उसमें स्कोप होता है +-1 का, और उस +-1 का स्कोप हम लोग कैसे बैठाएंगे? तो अब इसको हटाना है, तो जिस लास्ट डिजिट को हटाना है उसके आगे वाला डिजिट लास्ट डिजिट बनने वाला है, और अगर उसका आगे वाला डिजिट लास्ट डिजिट बनने वाला है तो उस लास्ट डिजिट में या तो +1 हो जाएगा या तो -1 हो जाएगा। क्यों? क्योंकि अब ये लास्ट डिजिट आपका क्या बनने वाला है, ये लास्ट डिजिट के आगे वाला डिजिट क्या बनने वाला है? लास्ट डिजिट बनने वाला है। तो या तो इस पे +1 होगा या तो इस पे -1 होगा। अब बोलोगे सर
कब +1 कब -1? आओ देखें। अगर जिस डिजिट को हटाना है, जैसे यहां पर आपको किस डिजिट को हटाना है? 6 को हटाना है। तो जिसको हटाना है अगर वो 5 से ग्रेटर हो, अगर वो 5 से ग्रेटर हो तो उससे पहले वाले डिजिट में 1 ऐड कर देना। तो आंसर क्या बन जाएगा? 1.39। क्या आंसर बन जाएगा? 1.39। क्यों? क्योंकि जो लास्ट डिजिट था वो 5 से क्या था? ग्रेटर था। और तुम्हें आंसर कितना में चाहिए? 3 सिग्निफिकेंट फिगर में। मतलब तुम आंसर यहीं तक बियर कर सकते हो और यहीं तक कर सकते हो, तो इसको तुमको हटाना है। अब हटाने का भी प्रोसीजर है। क्या प्रोसीजर है? अगर तुमको इसको हटाना है तो तुमको यह देखना होगा कि वो कौन सा नंबर है, 5 है, 4 है, 6 है, क्या है। अगर 5 से ग्रेटर है तो ऐड कर देना इसमें 8 में, जो उसके जस्ट आगे है उसमें एक ऐड कर देना और आंसर हो जाएगा वो तुम्हारा। बहुत उनके मन में ये भी दुविधा आ रही होगी कि सर अगर ये 1.3879 रहता और हमको 3 सिग्निफिकेंट फिगर में चाहिए आंसर, तो लास्ट डिजिट तो फिर मेरा ये हो जाता। लेकिन मैं फिर से बोलूंगा, तुमको 3 सिग्निफिकेंट फिगर चाहिए तो तुम पहले बॉक्स बना लो। 3 हो गया। अब तुम्हारे लिए ये लास्ट नहीं है, तुम्हारे लिए यही लास्ट है। इसी का वैल्यू को देखना है कि क्या ये 5 से बड़ा है कि 5 से छोटा है। अगर 5 से बड़ा है तो तुम इसके लास्ट डिजिट में, जो 3 सिग्निफिकेंट फिगर का लास्ट डिजिट है, उसमें +1 कर देना। और अगर ये लास्ट वाला नंबर 5 से छोटा हुआ तो उससे जस्ट आगे वाले में -1 कर देना। तो आंसर क्या हो जाएगा बेटा? 1.3, सॉरी -1 नहीं करेंगे, सॉरी एज इट इज रह जाएगा, सॉरी एज इट इज रह जाएगा, -1 नहीं। थोड़ा सा भावनाओं में बह गए है ना, उस भावनाओं को तुम कंट्रोल कर लेना है ना। तो यहां पर जब क्या होगा, ये 5 से कम होगा तो उसमें कोई भी चेंज नहीं आएगा, उस डिजिट में कोई चेंज नहीं, एज इट इज रह जाएगा। माइनस करना ही नहीं है राउंड ऑफ में, या तो जोड़ेंगे या तो नहीं जोड़ेंगे। तो यहां पर 5 से कम था तो नहीं जोड़े। अब बोलोगे सर 5 से ज्यादा, 5 से कम, तो समझ में आ गया। लेकिन अगर लास्ट डिजिट 5 ही हो गया तब क्या करेंगे? अब तो बड़ा कंफ्यूजन का घेरा। 5 ही हो गया तो क्या करेंगे? तो आओ देखें। 5 हो गया यहां पर भी, यहां पर भी। अब आंसर तुमको यहां 2 सिग्निफिकेंट फिगर्स में देना है, ठीक। अब यहां 5 हो गया तो इसके जस्ट आगे वाले नंबर को देखना, यहां पर बड़ा इंपॉर्टेंट है। जस्ट आगे वाला नंबर, अगर जस्ट आगे वाला नंबर अगर ऑड हुआ तो देखेंगे। जस्ट आगे वाला नंबर अगर इवन हुआ तो ये डिपेंड करेगा कि उसका जस्ट आगे वाला नंबर कैसा है, ऑड है कि इवन है। अगर ऑड हुआ तो ऐड कर देना। अगर ऑड नहीं हुआ, जैसे 5 के आगे कौन है? 4 है, और 4 क्या ऑड है कि इवन? इवन। तो इसको एज इट इज रहने देना। मैंने क्या कहा? या तो +1 करेंगे या तो कुछ नहीं करेंगे। तो अगर ग्रेटर देन 5 है तो +1 करेंगे, लेस देन 5 है नो चेंज। सेम आ गया, ऑड होगा +1, इवन होगा नो चेंज। अच्छा, अब बहुत जन तो इसको रूल्स की तरह याद कर लेता है कि राउंड ऑफ करना है, करो, रूल्स है। लेकिन ऐसा क्यों कर रहा है? कभी सोचा क्यों कर रहे हैं ये राउंड ऑफ? और ये राउंड ऑफ में खाली या तो +1 करें या तो कुछ नहीं करना, क्यों ऐसा? तो मेन राउंड ऑफ का जो मेन मकसद है वो है कैलकुलेशन को आसान बनाना। क्या करना? जल्दी से बोलो। कैलकुलेशन को आसान बनाना। कैलकुलेशन को आसान बनाना। और अगर तुमको कैलकुलेशन को आसान बनाना है तो तुम ये चीज को ऑब्जर्व कियोगे कि जो इवन नंबर्स होता है उनका कैलकुलेशन आसान है। तुम देखो बचपन में 2 का टेबल बड़ा आसानी से याद हो जाता है, 4 का याद हो जाता है, 7 का याद करने में हालत खराब हो जाता है, 3 का याद करने में हालत खराब होता है, 6 बड़ा आसानी से याद हो जाता है। तो जितने भी इवन नंबर्स है उनका कैलकुलेशन करना बड़ा आसान होता है, बहुत ही आसान होता है। इसीलिए इस पूरे राउंड ऑफ का जो ये पूरा प्रोसेस है ये क्यों किया गया? ताकि जो लास्ट डिजिट और सिग्निफिकेंट फिगर में तो बदल जाए, पहला तो कारण वही है, लेकिन उसमें भी देखते हो, जब देखो यहां पर ग्रेटर देन वाला तो समझ में आ गया, लेस देन वाला समझ में आ गया, लेकिन जब ये इक्वल्स टू हुआ तब यहां पर तुमको ऑड और इवन का कंसेप्ट लगा। ये सबसे इंपॉर्टेंट है। ये तो समझ में आ गया सर, ग्रेटर देन 5 है तो ज्यादा झुकाव किसके तरफ है? उसके जस्ट आगे वाला नंबर। जैसे 8.6 है, 86 किसके तरफ ज्यादा? 9 के तरफ ज्यादा, इसलिए यहां पर हो गया। लेस देन है, इसका झुकाव किस तरफ? इससे पहले वाला 8 के तरफ, तो नो चेंज, रहने दो एज इट इज। लेकिन यहां पर जब दोनों बराबर हो गया तब
उसके पीछे क्या कारण है? क्यों ऑड में तुम +1 कर दिए? तो यहां झुकाव दोनों में से किसी की तरफ नहीं था, दोनों की तरफ बराबर झुकाव था। तब क्या करोगे? तब मेन कंसेप्ट यहां पर लगा कैलकुलेशन को कैसे आसान बनाया जाए। तो यहां पर रूल ला दिया गया, अगर ऑड होगा ऐड कर देना, इवन होगा मत करो कुछ। आओ देखिए, अब यहां पर तुमसे क्या पूछा है? आंसर तुमको 3 सिग्निफिकेंट फिगर में देना है, ठीक है। अब तुमको दिया गया ये कैलकुलेशन, तुम इसको ऐड किए, ऐड करने के बाद तुम्हारा आंसर ये आ गया। अब ऐड करने के बाद आंसर आ गया, तो यहां देखो तुम्हारा 3 सिग्निफिकेंट फिगर नहीं है, कितना सिग्निफिकेंट फिगर आ रहा? 5। अब इसको तुमको 3 में बदलना है, तो 3 में बदलने के लिए इसको बॉक्स में डाल दो। बॉक्स में डालने के बाद देखो उसके जस्ट आगे वाला नंबर कौन सा है? 2। उसके जस्ट आगे वाला नंबर कौन सा है? 2। अब जस्ट उसके आगे वाला नंबर 2 है, तो तुम ये देखना क्या कि ये 2 5 से ग्रेटर है क्या? पहला ये रूल 5 से ग्रेटर है? नहीं, खत्म कहानी, नो चेंज। आंसर क्या हो जाएगा? 31.1। यहां पर देखो फिर तुमसे बोला गया 3 सिग्निफिकेंट फिगर में आंसर चाहिए, आंसर यहां कितना है? 4 सिग्निफिकेंट फिगर में, और यहां पर क्या रहा? 3.125, और हमको सिग्निफिकेंट फिगर में चाहिए, बॉक्स बना दीजिए। अब यहां पर देखिए लास्ट डिजिट क्या है? 5, जस्ट उसके आगे वाला क्या है? 5, तो 5 है, तो फिर मामला फंस गया। ना तुम बढ़ा सक रहे हो ना घटा सक रहे हो, तो सोचना पड़ेगा। यहां पर थोड़ा सोचोगे कैसे? उसके जस्ट आगे वाला नंबर देखना, अगर वो इवन है नो चेंज होगा बेटा, और नो चेंज होगा तो आंसर क्या हो जाएगा? 3.12। आई होप आपको मैंने एक एक चीज का कारण बताया। राउंड ऑफ क्यों कर देते हैं? मैंने पहले ही कहा एरर होने का चांसेस है +-1 का आगे पीछे हो सकता है, और जब भी +-1 का आगे पीछे हो सकता है तो उसी को मद्देनजर रखते हुए जब वो 5 से ज्यादा आगे की ओर झुकाव करता है तो अपन ऐड कर देते हैं, लेस रहता है तो कुछ नहीं करते हैं। यहां पर ऑड और इवन का भी कंसेप्ट मैंने आपको सिखा दिया। आई होप आपको एक एक चीज क्लियर हो गया होगा। तो चलिए आगे बढ़ते हैं, राउंड अप भी करना आप सीख लिए। तो नेक्स्ट टॉपिक है वो है डायमेंशनल एनालिसिस। अब ये बड़ा इंपॉर्टेंट टॉपिक है, ये भी फिजिकल केमिस्ट्री में बड़ा इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। मैंने अभी तक जो भी चीजें बताई ना, ये आपको पूरे फिजिकल केमिस्ट्री में कैलकुलेशन के दौरान ये सारी बात आपको ध्यान रखनी है। बहुत बार सवाल आएंगे और बहुत बार उन सवालों का आंसर आप आंसर तक पहुंच जाओगे, फॉर्मूला याद, लेकिन फिर कैलकुलेशन में गलती ना हो जाए, इसलिए मैं आपको ये टॉपिक पढ़ा रहा हूँ। और एनसीईआरटी में ये फर्स्ट चैप्टर में दिया हुआ है, लोग इसे पढ़ते नहीं है, लेकिन ये बहुत इंपॉर्टेंट है। थोड़ा सा बोले अरे सर 0.1 के कारण मेरा -1 आ गया, क्यों? नहीं पढ़ा था ये टॉपिक अच्छा से। तो इसको भी हर एक टॉपिक को, टॉपर्स और नॉन टॉपर्स के बीच में एक ही डिफरेंस होता है। नॉन टॉपर्स इंपॉर्टेंट खोजते हैं और टॉपर्स के लिए हर एक पॉइंट इंपॉर्टेंट होता है, बस इतना ही सा डिफरेंस होता है। अगर आपको टॉपर बनना है तो हर एक पॉइंट को इंपॉर्टेंट समझने लगिए। जब आप हर एक पॉइंट को इंपॉर्टेंट समझने लगेंगे तो आप जरूर डेफिनेटली टॉप करोगे। और मैं गारंटी दे सकता हूँ, मेरी अगर ये बात आपको थोड़ी सी भी दिल पे लगी है ना, तो हर एक पॉइंट को इंपॉर्टेंट समझना और हर एक कॉन्सेप्ट को अच्छा से सीखने की कोशिश करना। ऐसी कोई कॉन्सेप्ट बनी नहीं है जिसको आप सीख ना सको। तो आइए डायमेंशनल एनालिसिस को देखते हैं, ठीक है। बहुत सारी चीजें मैं आपको बताते रहता हूँ, है ना। डायमेंशनल एनालिसिस को देखते हैं। ये जो डायमेंशनल एनालिसिस है ये क्या बताता है? बहुत बार क्या होगा, कैलकुलेशन कर रहे हैं, यूनिट्स अलग अलग में दिया हुआ है, तो सबसे बड़ा जो झमेला करता है ना वो है कन्वर्जन ऑफ यूनिट्स। तो कन्वर्जन ऑफ यूनिट जरूर करे, ये मेरा बहुत इंपॉर्टेंट आपको सलाह है कि जब भी क्वेश्चन आए तो सबसे पहले क्वेश्चन में कन्वर्जन करे। किसका? यूनिट का। क्यों करे? ताकि जितने भी क्वांटिटीज हैं, मास है, जो भी चीजें हैं, ठीक है, मास है, वॉल्यूम है, जो भी चीजें हैं, वो सारे क्वांटिटीज एक ही सिस्टम के यूनिट्स में कन्वर्ट हो जाए। एक सिस्टम के यूनिट्स में, एक सिस्टम के यूनिट्स में कन्वर्ट हो जाए, यूनिट में कन्वर्ट हो जाए। क्योंकि आप मैथमेटिकल ऑपरेशंस वहीं पर कर सकते हैं जहां पर यूनिट सेम हो। अब बोलेगा सर बिना यूनिट का भी तो हम जोड़ घटाव कर ही लेते हैं, इसमें दिक्कत की बात क्या है? आप कर तो लोगे, लेकिन आपका आंसर गलत आएगा, और गलत आएगा तो क्या होगा पता है? -1। अब आप बोलोगे सर 2 kg इंटू 3 ग्राम करेंगे, मल्टीप्लाई आराम से कर सकते हो, आंसर लिख सकते हो। यूनिट क्या होगा नहीं पता, केजी भी है ग्राम भी है, तो थोड़ी ऐसा लिखेंगे केजी जी, नहीं, गलत हो जाएगा। तो सबसे पहला काम क्या करना है? सेम यूनिट में लाना है, हमेशा सेम यूनिट में लेकर के चलिए। और मैं कहूंगा सेम यूनिट के क्या, मास का यूनिट केजी है,
ठीक है, और टाइम का यूनिट सेकंड है, तो केजी को सेकंड थोड़ी बना देंगे। हाँ, एक क्वांटिटी का सेम यूनिट कहने का मतलब एक क्वांटिटी तो आप सेम यूनिट में ले जा सकते हैं, लेकिन डिफरेंट क्वांटिटी है तो सिस्टम सेम करिए, या तो एसआई में बदलिए या तो सीजीएस में बदलिए, या तो एसआई में बदलिए या तो सीजीएस में बदलिए, और फिर कैलकुलेशन करिए। एंड एसआई और सीजीएस क्या होता है ये आप फिजिक्स में पढ़ चुके होंगे, ठीक है, और नहीं पढ़े तो पढ़ेंगे अभी आगे चल करके। तो एसआई या सीजीएस में आप कन्वर्ट करिए। एसआई कहने का मतलब हम एक शॉर्ट में बता देते हैं, जैसे मीटर, केजी, सेकंड, हम ये तीन बेसिक क्वांटिटीज का यूनिट बता रहे हैं। सीजीएस का मतलब सेंटीमीटर, ग्राम, सेकंड, या तो इसमें कन्वर्ट करिए या तो इसमें, और इसमें कन्वर्ट करना जरूरी है, अदरवाइज आपका आंसर गलत आएगा। ठीक है, तो इसके लिए आपको क्या करना पड़ेगी, बहुत सारे आपको क्या बोलते हैं कन्वर्जन फैक्टर्स याद रखना पड़ेगा। जैसे एक बहुत ही इंपॉर्टेंट कन्वर्जन फैक्टर है 1 इंच बराबर कितना सेंटीमीटर, तो ये हो जाएगा 2.54 इंटू 10 टू द पावर -2 सेंटीमीटर, या 2.54 मीटर। पूछ लूंगा 1 लीटर बराबर 10 टू द पावर -3 मीटर क्यूब, 1 लीटर बराबर 10 टू द पावर 3 सेंटीमीटर क्यूब। तो बड़े ही ये सब कन्वर्जन आते रहते हैं। 1 केजी बराबर 10 टू द पावर 3 ग्राम, इस तरीका का यूनिट्स आते रहेगा कन्वर्जन, ये सब बेसिक यूनिट्स है। 1 आवर इज इक्वल्स टू 60 मिनट, 1 मिनट इज इक्वल्स टू 60 सेकेंड। तो ये सारी चीजें आती रहेंगी, ये बेसिक यूनिट कन्वर्जन है, और ये सारे कन्वर्जन आपको आने चाहिए। बेसिकली डायमेंशनल एनालिसिस का मेन एम क्या पढ़ने का, ये आपको ये बताता है कि जैसे जैसे आप आगे चैप्टर्स में बढ़े तो बहुत सारे कंसेप्ट सीखोगे, लेकिन ये छोटा छोटा कंसेप्ट मत भूलना। लेकिन फिर आप बोलोगे एग्जाम देने के बाद कि सर सिली मिस्टेक हो गया, तो इन सिली मिस्टेक से बचने के लिए ये छोटे छोटे पॉइंट्स को ध्यान में रखना है। सबसे पहला काम, जब भी आप कैलकुलेशन करो यूनिट सेम करो, साइंटिफिक नोटेशन में बदलो, सिग्निफिकेंट फिगर का ध्यान रखो। अगर लिखा हुआ है कि हमको 2 सिग्निफिकेंट फिगर में आंसर चाहिए या 3 सिग्निफिकेंट फिगर में आंसर चाहिए, तो उसका भी ध्यान रखो। और वो सारी बातें तभी ध्यान होगा जब आपको ये वीडियो लेक्चर का हर एक पॉइंट आपके दिमाग में होगा। और थोड़ा सा प्रैक्टिस करिए, ठीक है। डीपीपीज वगैरह में आपको ऐप पर मिल ही जाएंगे, उन डीपीपीज में इससे रिलेटेड भी सवाल होंगे, तो उनका प्रैक्टिस करिए ताकि आपका कॉन्सेप्ट जो आप सीखे हैं वो और स्ट्रांग हो जाए, ठीक है। तो ये कुछ देखते हैं, डायमेंशनल एनालिसिस का क्वेश्चन बोला पीस ऑफ मेटल 3 इंचेस, मेटल का पीस दे दिया है। अब ये लेंथ ऑफ मेटल ही एक तरीका से लेंथ ऑफ मेटल ही है, और लेंथ ऑफ मेटल कितना दिया हुआ 3 इंच। आपको क्या बोल रहा है, इसको बदलने किसमें, सेंटीमीटर में। तभी आप देखें ना 1 इंच बराबर कितना होता है 2.54 इंटू 10 टू द पावर -2 सेंटीमीटर होता है। सॉरी, यहां पर थोड़ी सी मेरे से एरर हो रही है ना, ये सिंपल होता है बेटा 2.54 सेंटीमीटर। प्रीवियस वाले में भी थोड़ा सा सुधार कर लेना, यहां पर भी सुधार कर लेना, ये माइनस नहीं है ये सेंटीमीटर है, और यहां पर आएगा 10 टू द पावर -2 मीटर, ठीक है। ये थोड़ा सा सुधार कर लेना। तो यहां पर क्या होगा आपका, बस ये बदल गया, 1 इंच बराबर 2.4 सेंटीमीटर। अब यहां कितना इंच दिया हुआ 3 इंच, फिर वही यूनिटरी मेथड, 3 इंच बराबर 3 इंटू 2.54 सेंटीमीटर। यूनिटरी मेथड बड़ा इंपॉर्टेंट है केमिस्ट्री के फील्ड में, बड़ा यूज आने वाला है, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट देखते हैं क्या है। अ जग कंटेन्स 2 लीटर ऑफ मिल्क, कन्वर्ट इट इनटू मीटर क्यूब। ठीक, अभी मैंने लिखवाया 1 लीटर इज इक्वल टू कितना मीटर क्यूब, 10 टू द पावर -3 मीटर क्यूब। तो 1 लीटर बराबर 10 टू द पावर -3, तो 2 लीटर बराबर 2 इंटू 10 टू द पावर -3 मीटर क्यूब। बड़ा ही आसान, वो ऐसा कुछ तो नहीं है, बचपन से करते आ रहे हैं, कोई बात नहीं, करते आ रहे हो, थोड़ा सा और प्रैक्टिस कर लो ताकि तुम और मजबूत बन जाओ, ठीक है। और बहुत यूज पड़ेगा, पता है आपकी ये छोटी छोटी गलतियां को ये बचाएगा, पता है ये सारी छोटी छोटी बातें। अब यहां पर ये क्वेश्चन क्या है, हाउ मेनी सेकेंड्स आर देयर इन 2 डेज। आपसे सेकेंड पूछ रहा है, तो अब एक एक करके जाओ। 1 डे में कितना आवर्स, 24 आवर्स, ठीक है। 1 डे में 24 आवर्स, तो क्या हम इसको ऐसा नहीं लिख सकते 24 इंटू 1 आवर्स, और 1 आवर में कितना मिनट 60 मिनट।
अभी भी रिलेशन पे नहीं पहुंचे हैं, मिनट और सेकंड का आपको रिलेशन पता है, इसको भी हम ऐसा लिख सकते हैं 60 into 1 मिनट। क्यों लिख सकते हैं? मल्टीप्लाई 1 करने पर कोई फर्क नहीं पड़ने वाला। तो 1 डे बराबर कितना हो जाएगा बेटा? 24 into 60 into 1 मिनट की जगह क्या लिखेंगे? 60 सेकेंड। अब ये 1 डे बराबर इतना सेकेंड, तो बताइए 2 डे में कितना होगा? 2 into 24 into 60 into 60। और आप बहुत ब्रिलियंट है, इतना छोटा सा कैलकुलेशन तो कर ही लोगे। ठीक है, तो आई होप आपको सारी चीजें समझ में आ गई होगी। आज की क्लास की एकदम बेसिक से लेके हर एक बातें आई होप आपको समझ में आई होगी। तो धन्यवाद, मजे से पढ़िए, दबा के पढ़िए, लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए और दबा के शेयर करो। ठीक है, अगर मजा आया तो।